कि बुतरुन के पढ़वे में देखा देर बहुत तू कैला, धन कट नीला हसुआ पर तू खूबे शान चढ़ैला। बुतरुन अच्छा, के पढ़वे क्या में बात। देखा देर बहुत तू कैला, धन कट नीला हसुआ पर तू खूबे शान चढ़ैला। तो तनी बुधियो के सिलटिया पर पजाव क्या बात है, भैया, बहुत सुंदर। तनी बुधियो के सिलटिया पर पजाव भैया, जिंदाबाद। रुखवा दुखवा बहुत के अच्छा परिमल जी। कतर के अब क्या गिराव बात। भैया, ABCD के नरहनिया बनाव भैया, क ख ग घ के नरहनिया बनाव भैया। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं परवीन परिमल जी। रांची के मशहूर लेखक व कवि प्रवीण परिमल मूलतः बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1961 में यहीं हुआ था। प्रवीण परिमल गणित विषय में स्नातक हैं और कॉलेज के दिनों से ही काव्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं। कविता, गीत, गजल इनकी प्रिय विधाएं हैं। वैसे लेखनी की शुरुआती दिनों में इनकी दर्जनों लघु कथाएं और कई कहानियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं। बतौर कार्टूनिस्ट भी हाथ आजमा चुके हैं और इस क्षेत्र में भी पहचान मिल चुकी है। 1978 से 1980 के बीच रजनीगंधा और मिर्गांग जैसी पत्रिकाओं के कुछ अंकों के सह संपादक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इनको इनकी आधी दर्जन पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई प्रकाशन के लिए तैयार हैं। पहला संग्रह तुम में साकार होता मैं दिल्ली के आयन प्रकाशन से 1985 में प्रकाशित हुआ, जिसका भव्य लोकार्पण दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डॉक्टर रामदर्श मिश्र के हाथों संपन्न हुआ था। 2001 में जन गीतों का संग्रह रावण ऐसे नहीं मरेगा और 2021 में कविताओं और गीतों का गजल संग्रह प्रेम का रंग नीला, फिर 2022 में इसका दूसरा संस्करण भी आया। हाल में ही कविता संग्रह जंगल से लौटकर तथा मघी गीतों और गजलों का संग्रह नरहन्नी से पाठक रूबरू हो चुके हैं। इनकी मंजरे आम पर आने वाली किताबों में धुंध में पहाड़, लहना सिंह उदास है, शीशे का घर और हसरतों के काफिले आदि काव्य संकलन तथा गजल संग्रह हैं। प्रवीण परिमल की रचनाएं देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होती रहती हैं। साथ ही मगध विश्वविद्यालय के मगही भाषा एवं साहित्य के स्नातक पाठ्यक्रम में इनकी एक कहानी भी सम्मिलित है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से भी इनकी रचनाएं अक्सर प्रसारित होती रहती हैं। देश में होने वाले मुशायरों और कवि सम्मेलन के मंचों के लिए प्रवीण परिमल एक जाना पहचाना नाम है। संयुक्त बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित युवा महोत्सव की कविता प्रतियोगिता 1981 के विजेता के रूप में तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर AR किदवई द्वारा इसी प्रतियोगिता में दूसरी बार 1986 में बिहार सरकार के खेल एवं कला संस्कृति मंत्री अर्जुन विक्रम शाह द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। इसके अलावे बाद के दिनों में भी दर्जनों सम्मान इन्हें मिल चुका है। विगत 17 वर्षों से प्रवीण परिमल झारखंड के रांची में निवास करते हैं और फिलवक्त एक स्कूल के संचालक एवं निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आइए सुनाते हैं कुमार सत्यम जी और सत्यम आनंद जी की आवाज में प्रवीण परिमल की गजल के कुछ अंश और इनसे की गई पूरी बातचीत। नशा आंखों में, होठों पर हंसी, दिल में दुआ रखना। कहाँ सीखा है तुमने इस कदर दिलकश अदा रखना। प्रवीण परिमल साहब की कॉम्पोजिशन मेरी खुद की है। ध सा स रे ग प ध म रे ग रे नि ध सा स रे ग प ध स रे नि ध प ध म रे ग रे नि ध ग स रे सा। हमारे खत जला कर क्या करोगे,
हमारे खत जला कर क्या करोगे, तुम अपने जख्म ही ताजा करोगे। परवीन परिमल जी न ये कि रांची, गया, बिहार, बल्कि देश में जो बड़े मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन या साहित्यिक आयोजन होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसमें इन्हें बुलाया जाता है। बहुत सारे सम्मान इन्हें दिए जा चुके हैं। हमारे पीछे आप इनके पीछे जो देख रहे हैं दर्जनों सम्मान रखे हुए हैं यहाँ पर, और इनकी आधी दर्जन किताब हमारे सामने टेबल पे है। परवीन सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। ये कि हम शुरुआत करें नरहन्नी से, मैं क्योंकि अभी ये आपकी पटना में ताज़ा ये है और पटना में इसका विमोचन हुआ है, तो आप पे नौबतपुर में, तो इसी को लेकर बताएं कि इसमें क्या कुछ है और इसके विमोचन में कौन कौन लोग आए, किस तरह का आयोजन था। नौबतपुर में 20 तारीख पार हुई है, उससे लेकर के 8 रोज़ का पुस्तक मेला लगा हुआ है और मगही महोत्सव यह पहली दफ़ा हो रहा है। धनंजय श्रोत्रिय नाम के एक व्यक्ति हैं जो लगातार मगही पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जब संवाद दिया कि मगही महोत्सव में आपको आना है, तो हमारे गया के मित्रों ने मुझे उत्साहित किया, खास करके अरुण हरलीवाल जी ने, कि आप अपनी मगही रचनाएं जितनी भी मौजूद हैं उसका एक संग्रह तत्काल निकालिए और वहीं पर उसका लोकार्पण किया जाएगा। तो हम लोग लग गए करीब छठ के बाद से हम लोग रचनाएं फेसबुक पर ढूंढना शुरू किया, अपने रिकॉर्ड्स में देखना शुरू किया। तो कुछ रचनाएं मिली गीत के रूप में, कुछ गज़लों के रूप में, और उसको हम लोगों ने टाइप करवा करके गया ज़िला हिंदी साहित्य सम्मेलन इसका प्रकाशक है, उसने प्रकाशित करवाया और अभी 23 तारीख को ही नौबतपुर पटना में इसका लोकार्पण था। नौबतपुर उस शहर को के रूप में लोग जानते हैं, वो जो मुखिया, कौन सा सीरियल था, एक निमकी मुखिया में जो मुखिया का जो ससुर के रोल किए हैं विजय जी, हाँ, उन्हीं का वो गांव है। तो वहाँ का एक अस्पताल है, अस्पताल के ही परिसर में यह आयोजन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। रविवार 28 तारीख को उसका समापन है। तो गया से कुछ हम लोग मित्र गए, इसकी समीक्षा मतलब भूमिका लिखी है इस किताब की जाने माने साहित्यकार हिंदी और मगही के डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र जी ने, और वहाँ घमंडी राम जी से मुलाकात हुई। वहाँ घमंडी राम जी की भी मगही में कई किताबें हैं। उन्होंने उस प्रोग्राम की अध्यक्षता की, विशिष्ट अतिथि के रूप में गया से हमारे साथ गए थे प्रेमी जी, सच्चिदानंद प्रेमी, डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी जी, कुमारकांत हमारे अच्छे मित्र हैं, अरुण हरलीवाल हमारे छोटे भाई जैसे। रांची के लोग इस पुस्तक को लेकर क्या महसूस करें? रांची में जो भाषा है, तो मगही का क्या प्रभाव है रांची में? रांची में जब मैंने किताब ये प्रकाशित हुई और लोकार्पण से पहले मैं फेसबुक पर जब मैंने इसको डाला तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है रांची के लोगों के द्वारा भी, कि ये रीजनल लैंग्वेज में काम करना अपने आप में एक अच्छी बात है। हाँ, तो इस तरह के और मुझे कई और सुझाए गए। दूरदर्शन के जो निदेशक हुआ करते थे प्रमोद झा जी, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और कहा कि आप मगही पर, इसमें और लोक कथाओं पर, लोक गीतों पर, इस पर आप काम करें। सर, मैं भाषा को लेकर, मुझे अभी IAS टॉपर जो इस वर्ष हुए, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग जो बिहार के लोग हैं वो रीजनल लैंग्वेज को लेकर थोड़ा संकीर्ण है, हमें शर्म आती है अपनी भाषा में, जबकि दूसरे स्टेट के लोग हैं जो वो अपने रीजनल भाषा को बहुत गर्व से कहते हैं। मगही को लेकर क्या मानसिकता लगती है आपको? ये जिस भी बच्चे की बात आप कर रहे हैं, बहुत हद तक उसने सच कहा है। अगर आप भोजपुरी और मैथिली भाषियों की तुलना में देखेंगे तो हम मगही भाषी जो हैं, पता नहीं क्यों अभी तक संकीर्ण मानसिकता रखे हुए हैं इसके प्रति। जब दो मैथिली भाषी मिलते हैं तो आपस में मैथिली में ही बात करेंगे और उनमें बात करने में उनको खुशी महसूस होती है। दो भोजपुरी भाषी अगर मिलते हैं तो वो भी अब भोजपुरी भाषा में ही बात करेंगे, अमूमन ऐसा देखा गया है। लेकिन मगही वाले जो लोग हैं,
ये हम लोग जब मिलते हैं तो एक अंदर से पता नहीं इल फील क्यों होता है कि मगही में अगर हम बात करेंगे तो सुनने वाले लोग हमें हीन समझेंगे, तो वो हिंदी में। सर इसी बात पे आप मगही कविता एक सुना दीजिए तो कुछ माहौल बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी किताब से, बिल्कुल मैं इसी किताब से ये नरहन्नी जो है, कुछ पंक्ति, हाँ कुछ पंक्ति, एक बंद मैं सुना देता हूँ। जी तो फिर हम बात को आगे ले जाएं। बिल्कुल, जो मगही की चाशनी है जो महसूस कर रहा हूँ वो थोड़ा उसमें और इजाफा हो जाए। ये एक साक्षरता गीत है जी। और मैंने अशिक्षा के कारण जो दुख दर्द हैं समाज में व्याप्त, उस दुख के वृक्ष को, उसके रुख को काटने का एक अस्त्र बना करके नरहन्नी को पेश किया है। कुछ पंक्ति आप हाँ, और मैंने ये कहा है कि क ख ग, या अब इंग्लिश मीडियम की बात आ रही है तो ABCD, इनको अपना हथियार बनाओ। कौन सा हथियार? तो नरहन्नी, और उससे अपने दुख के वृक्ष को काटो। ठीक उसी प्रकार जैसे एक छेनी से दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को काट के दिखा दिया। तो तरन्नुम एक बंद मैं आपको सुना रहा हूं कि रुखवा दुखवा के कतर के अब गिराव भैया, रुखवा दुखवा के कतर के अब गिराव भैया, कख गघ के नरहनिया बनाव भैया, ABCD के नरहनिया बनाव भैया, रुखवा दुखवा के कतर के अब गिराव भैया। एक बंद बीच से लेता हूं कि बुतरुन के पढ़वे में देखा देर बहुत तू कैला, धन कट नीला हसुआ पर तू खूबे शान चढ़ैला, बुतरुन के पढ़वे में देखा देर बहुत तू कैला, धन कट नीला हसुआ पर तू खूबे शान चढ़ैला, तो तनी बुधियों के सिलेटिया पर पजाव भैया, तनी बुधियों के सिलेटिया पर पजाव भैया, रुखवा दुखवा के कतर के अब गिराव भैया, ABCD के नरहनिया बनाव भैया, कख गघ के नरहनिया बनाव भैया। सर आपके थोड़े साहित्यिक सफ़र को जाने। आप गया से रांची आए, यहाँ पर आने का क्या कारण रहा और साहित्यिक जुड़ाव जो आपका हुआ इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो पहले साहित्यिक शुरुआत की बताएं कि कविता और लेखक बनने का मन कैसे बना। इसका ठीक ठीक जवाब और सही सही जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे परिवार में हमारे जो नाना जी थे, उनके छोटे भाई नाहर जी, जो गया में काफ़ी प्रसिद्ध कवि के रूप में हैं, अब तो दिवंगत हो चुके हैं, वो कविताएं लिखते थे। हो सकता है उनका कुछ असर हो हमारे ऊपर, लेकिन 7वीं या 8वीं कक्षा में जब मैं था तो उस समय चंपक, पराग, इस तरह की बाल भारती आदि पत्रिकाएं हम लोग पढ़ा करते थे, और जाने क्यों उसकी कविताएं हम एक कॉपी में नोट कर लिया करते थे। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर कुछ कविताओं के प्रति कुछ लगाव इस तरह का था, क्यों मैं कविताएं ही नोट किया करता था, कहानियां क्यों नहीं, चुटकुले क्यों नहीं। तो शुरुआत कहीं अंदर में ये बात थी। फिर जब हम लोग कॉलेज में गए तो हमारा एक मित्र है मुकेश प्रत्यूष, पटना में, अच्छा कवि है वो भी। तो मुकेश प्रत्यूष के साथ हम लोग साइकिल से अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज जाया करते थे, नई गोदाम से। एक दिन उसने मुझे अपनी एक कविता सुनाई। तब मैं उस वक्त यही समझता था कि कविता लिखना बच्चों का काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बूढ़ों का काम है। अच्छा। तो सिर्फ बूढ़े लोगों की कविताएं हम लोग कोर्स में पढ़ा करते थे, इसीलिए लगता था कि बच्चे नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने अविश्वास से कहा कि नहीं, तुम्हारी कविता हो ही नहीं सकती है। तो नहीं, सच में मैंने लिखी है। तो पता नहीं क्यों, जेलसी वश या कुछ और कारण है, दूसरे दिन मैं भी ये कुछ लिख के ले गया, और लिख के ले गया तो शायद उसको अपने से बेहतर कविता ये लगी। अच्छा। तो अब अविश्वास करने की बारी उसकी थी। उसने कहा कि ना, ये हो नहीं सकता है, तुम बिल्कुल तुक में लिख के लाए हो,
हम तो मुक्त छंद में तुमको बता रहे थे और तुम तुक में लिख के ले आए हो। हमने कहा फिर तुम बताओ। तो उसने एक स्टोरी बताई, एक माँ है, 4 बेटे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उस टोटल स्टोरी को मैं दूसरे दिन कन्वर्ट करके ले गया तुकबंदी की कविता में। तो वहीं से हम लोग की शुरुआत हुई। तो जब मैं वहाँ गया, मैं आज़ाद पार्क में और अलग अलग लोगों के घरों पे मासिक गोष्ठियाँ हुआ करती थीं, तो उन गोष्ठियों में मैं जाता था, लोगों को ध्यान से सुनता था। तो पता नहीं, मैंने बताया ना कि तुक से मुझे शुरू से लगाव रहा। मैं मुक्त छंद की अच्छी कविताएं आज भी नहीं कर पाता हूँ वो मुझे ज़्यादा कठिन लगता है, बशर्ते कि कोई गीत लिख लेना। सर, आपको देश भर में लोग बुलाते हैं बड़े बड़े मुशायरों कवि सम्मेलनों में, ये तो महसूस होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ, लेकिन मुझे तुक में गीत, गज़ल, दोहे, ये सब लिखना मुझे ज़्यादा। सर, किताबों के बारे में, आपकी जो किताबें आई हैं, 4-5 किताबें आ चुकी हैं अब तक, तो किताबों को लेकर थोड़ा थोड़ा आप मुझे ये बता दें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और किन किन तरह की चीज़ें। ये मेरी पहली किताब है जो 1985 में आयन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, और दिल्ली में ही इसका लोकार्पण हुआ था डॉक्टर रामदर्श मिश्र के हाथों। हमारे गया के दोस्त थे सुरंजन जी, संभवतः अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो सुरंजन जी की किताब, पहली किताब आई थी, तुम ही कोई शीर्षक दो ना। तो मित्रतावश उनका भी लोकार्पण वहीं हो रहा था, तो मित्रतावश हम लोग गया से लोकार्पण में उपस्थित थी, अपनी दर्ज कराने के लिए वहाँ गए हुए थे। वहीं पर जाने के बाद प्रकाशक से मुलाकात हुई, तो उत्साहित हुआ कि मेरे पास भी शायद कुछ कविताएं हैं, एक किताब बन जाएगी। तो सबने उत्साहित किया और फिर मैंने पांडुलिपि बना करके उनको भेज दी। लेकिन इसमें 3 खंड हैं, एक तो ब्लैंक वर्स की है, मुक्त छंद की कविताएं हैं, दूसरा खंड हमारा गीत का है, और तीसरा खंड गज़लों का है। 20 गज़लें इसमें हैं। उस समय हम जो इस्लाह कराया करते थे, पुराना कोतवाली बिल्डिंग जो है, उसके बगल में सरोज भाई सुधार करवाते थे उनसे। हाँ, वो हमारे व्यूअर्स को इसका शायद समझ में बहुत को नहीं आया था। हाँ, सुधार करवाते थे। एक टेलर की दुकान थी, उनका टाइटल था टेकारवी। हाँ, सजर टेकारवी जी, बिल्कुल सही फरमाया। रावण ऐसे नहीं मरेगा। गया में मैं जब, शायद मुझे लगता है कि 2000 के, हाँ जी, तो उस दौरान में वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव था, मैं गया में रहता था। तो आपके इसी किताब से परिचय आपका हुआ था। मैं पहली बार आपको जो जाना था वो रावण ऐसे नहीं मरेगा ही से जाना था। अब तक मैं समाचार पढ़ा करते थे उस समय। हाँ। तो उस वक्त मैं जाना था। तो अभी इसके बारे में ये भी जाना कि दशरथ मांझी जी ने इसका लोकार्पण किया था। तो इसको लेकर सर थोड़ा मुझे बताइए कि इसमें क्या है, और वो दशरथ जी का कैसे आपको ख्याल आया? इतने बड़े बड़े साहित्यकार भी थे, आपने उनसे क्यों सोचा? ये बात उन दिनों की है जब मैं किसी, तो वो बाद में बने। हाँ, जब मैं किसी प्रगतिशील खेमे से जुड़ा हुआ नहीं था। 2000 के आसपास वहाँ के मित्रों के साथ उठते बैठते मुझे मालूम चला कि इस तरह के खेमे भी हैं, राइटर्स एसोसिएशन है। तो अरुण हरलीवाल और कृष्ण कुमार जी के कहने पर मैंने प्रगतिशील लेखक संघ वहाँ ज्वाइन कर लिया, और ये किताब प्रगतिशील लेखक संघ गया यूनिट ने ही छापा है। हाँ, तो हुआ ऐसा कि राम नरेश पाठक जी का नाम आपने सुना होगा। राम नरेश पाठक जी इलाज के लिए उस दफ़ा कहीं बाहर जा रहे थे, संभवतः पटना। तो उनको हम लोगों ने उनके घर से ऊपर से छत से उतार करके और गाड़ी में बिठाया। उन्होंने जाने क्यों जाते जाते कहा, ए बाबू, अब हम ना लौटबो। ये दुख भर जो दुखद, हाँ, दुख जो प्रकट किया, तो हम लोग बड़ा ये। और अब बगल में रहा करते थे हम लोगों के एक और अभिभावक राधानंदन सिंह जी, जो केंद्रीय विद्यालय में वहाँ पर लाइब्रेरियन हुआ करते थे। तो उनसे भी हम लोग कभी कभी जानकारी लेते थे इसके साहित्य के बारे में। वहाँ हम लोग गए, वहाँ एक अखबार, उस दिन का अखबार उनके टेबल पर पड़ा हुआ था। दशहरे का दूसरा दिन था। गांधी मैदान में जो पुतला बनता है वहाँ, तो वो औंधे मुंह गिरा हुआ था बारिश और तूफान के चलते। उसमें लिखा हुआ था उसके ऊपर में अखबार का पहला स्लोगन, हाँ, कि आंधी और तूफान के चलते रावण के पुतले को जलाया नहीं जा सका। वहीं से पता नहीं कैसे खटका कि रावण ऐसे नहीं मरेगा।
और वो शीर्षक लेके मैं घर गया और शाम तक मैंने इस कविता को पूरी की, जो कि उस इलाके में काफ़ी प्रचलित हुई, काफ़ी, और मित्रों के कहने पर ही कि चूंकि यह जन कविताओं का संग्रह है तो इसका लोकार्पण भी एक आम आदमी के द्वारा ही किया जाए तो बेहतर होगा। तब नाम आया तो वो खास है बहुत, हाँ, अब तो खैर दुनिया में जाने बिल्कुल दुनिया में जाने जाते हैं, उन पर फिल्म बन गई है, कितनी किताबें उन पर आ गई हैं। हाँ, तो दशरथ मांझी से किया गया, और उस समय विवेका जी या करके एक और आते थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। किसान नेता जो सुधाकर जी थे वो भी साथ में थे। इन सभी लोगों की उपस्थिति में इसका लोकार्पण किया गया। सिलसिला कैसे बढ़ा किताबों का, आगे क्या कौन फिर जैसे जैसे कविताएं पूरी होती गई, हाँ, लौट कर ये आई शायद नहीं, इसके पहले किताब आई है प्रेम का रंग नीला। अच्छा। हाँ सर, प्रेम का रंग नीला जो आपकी आई, तो इसमें 2 एडिशन शायद आई है, पहले आई थी फिर बाद में ये आई। इसको लेकर मैं कुछ देखा था सोशल साइट्स पे आपके कि कुछ गजल सिंगर ने इसमें से इसके गीत को गाए हैं। नहीं, गजलें जो सिंगर्स ने, लगभग 18-19 सिंगर्स ने मेरी गजलों को अपनी आवाज़ों से नवाजा है। गजलों का कोई संग्रह अभी तक नहीं आया है। अच्छा। मैंने बताया कि 3 या 4 गजलें उसी पहली किताब से मेरी है। अच्छा। जो है ना, उसमें तुम में साकार होता मैं में एक खंड 20 गजलों का। सिंगर गा रहे हैं वो किस में से गाते हैं? अभी कई मैंने देखा आपके फेसबुक, वो हमारे फेसबुक वाले जो आज की जो गजलें मैंने जो पोस्ट की हैं, अच्छा, वो, और उनके पास मैं भेजता हूँ, उनको पसंद आती है तो। वो प्रकाशित नहीं हुई है? नहीं, अभी गजलों का दो पांडुलिपि गजलों की तैयार है। 2023 में आपको देखने को मिलेगी गजलों की किताबें। हाँ, तो ये प्रेम की किताबें, ये प्रेम का रंग नीला, हाँ, इसको तो काफी शोहरत मिली, इसको लेकर क्या कहेंगे? पता नहीं शोहरत क्यों मिल रही है, ये मुझे नहीं मालूम। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत हल्का कर, टाइटल भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, हाँ, टाइटल बहुत खूबसूरत है, लोगों का ये भी कहना है। आज के दिनों में, हाल के दिनों में इस प्रेम शब्द को बहुत हल्का कर दिया गया है। आज का जो प्रेम है उसे लोग 2 मिनट्स नूडल के रूप में लेते हैं। और लोगों ने पूछा हमसे कि ये नीला का क्या मतलब हुआ, तो ये नीला उसी प्रेम को कह सकते हैं जिसमें गहराई हो। जैसे आप समुंदर की गहराई में जाकर के डूबें तो वहां आपको नीलापन ही मिलेगा, और आकाश की ऊंचाई को देखें तो वहां पर भी नीला। तो जिस चीज में इस तरह की भावना हो, जुड़ी हो, तो उसका रंग नीला हो। बहुत गहरी बात आपने इनसे मिसाल जो आपकी है, जी, बहुत गहरी मिसाल है। और जब इसका लोकार्पण हो रहा था तो लोगों ने तलाशने की कोशिश की, जो वक्तव्य दे रहे थे विद्वान लोग, उन्होंने तलाशने की कोशिश की कि आखिर हिंदी साहित्य में इस रंग को लिया गया है कि नहीं अभी तक काव्य में। बहुत मुश्किल हुआ ढूंढने में, लेकिन कई ऐसे उदाहरण आए जो इंग्लिश साहित्य में न जाने कितने इसमें है, उसका जिक्र है। मैं आपको बताता हूं, रवि भूषण जी रांची के प्रख्यात आलोचक हैं, उन्होंने इसमें लिखा है, उन्होंने लिखा, यद्यपि सूरदास और प्रसाद के यहाँ नील रंग का वर्णन मिलता है, मगर मैं बताऊं, अंग्रेजी में तो ब्लू कलर को लेकर कई कविताएं लिखी गई हैं, जैसे सिल्विया प्लॉथ की ब्लू मोल्स, D.H. लॉरेंस की ब्लू, रॉबर्ट फास्ट की फ्रैगमेंट्री ब्लू, रुडयार्ड किपलिंग की ब्लू रोजेज, एमिली डिकिंसन्स की ए फ्लैश ऑफ ब्लू जैसी अनेक कविताएं इंग्लिश साहित्य में उपलब्ध हैं। सर, आप यौम उर्दू हो, यानी उर्दू दिवस या हिंदी दिवस हो, ये बड़ा मिक्सिंग स्टेज पर आपको देखा जाता है। ऐसा कम लोग हैं, बटे हुए हैं, उर्दू वाले हैं तो ये हिंदी वाले हैं, तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले हैं, तो ये कुछ और विचारधारा वाले हैं। तो ये आपका आपकी पहचान जो देश भर में है, वो तमाम विचारधारा के साथ आप दिखते हैं, खड़े नज़र आते हैं। किस विचारधारा या किस भावना से आप इस तरह क्या महसूस करते हैं? मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इसी नज़रिए से अपने आप को और देश दुनिया को देखता हूँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितने हिंदू मित्र नहीं हैं, उससे अधिक मेरे मुसलमान दोस्त हैं। और अभी आपने यौम उर्दू की, हाँ, उर्दू दिवस की बात की, तो उस रोज़ मैं एक मुशायरे में था गुमला में, और जानकर और हैरत होगी कि वहाँ की मुशायरे की शुरुआत
मेरे हमद के पाठ से हुई थी। सर उसके कुछ पंक्ति सुना देंगे क्या? हमद की कुछ पंक्तियां तहत में ही पढ़ देता हूँ जी जी जी। कि सलामत है दिल में मोहब्बत तुम्हारी, सलामत है दिल में मोहब्बत तुम्हारी, यकीनन यही तो है रहमत तुम्हारी, यकीनन यही तो है रहमत तुम्हारी, सलामत है दिल में मोहब्बत तुम्हारी। और झुका है मेरा सर जो दर पे तुम्हारे, झुका है मेरा सर जो दर पे तुम्हारे, इसे क्यों न समझूं इनायत तुम्हारी, इसे क्यों न समझूं इनायत तुम्हारी, यकीनन यही तो है रहमत तुम्हारी। और मैं सुनो आज से लेके महशर के दिन तक, सुनो आज से लेके महशर के दिन तक, है परिमल को बेहद जरूरत तुम्हारी, है परिमल को बेहद जरूरत तुम्हारी, यकीनन यही तो है रहमत तुम्हारी, सलामत है दिल में मोहब्बत तुम्हारी। सर मैं चाहूँगा कि कुछ कविता आपकी अगर आप हमारे व्यूवर्स को सुनाएं तो अच्छा लगता। चलिए, ये जो किताब इसी साल आई है, ये जंगल से लौटकर, ये मेरी प्रतिरोधी रचनाएं इसमें संकलित हैं। तो इसका जो टाइटल है जंगल से लौटकर, वही कविता छोटी सी है, कम वक्त लगेगा, मैं सुना देता हूँ। ये पुस्त दर पुस्त जो बदलाव आते गए समाज में, वो ऐसा क्यों है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कि उसके दादा ने इसके दादा को रटवाया, उसके दादा ने इसके दादा को रटवाया, उसके दादा ने इसके दादा को रटवाया, क से कहार च से चमार, क से कहार च से चमार। इसके पिता ने उसके पिता को समझाया, भ से भाईचारा स से सरोकार। जंगल से लौटकर उन सबको इसने सिखलाया, क से कटार, ग से गणासा, ब से बंदूक। बहुत सिंबॉलिक है सर, ये बहुत सिंबॉलिक है जी। इसको एलेबोरेट करने के लिए कहेंगे तो लाल सलाम भी कह सकते हैं कहा जा सकता है। हाँ, या उसकी वजह भी कह सकते हैं, वजह कह सकते हैं। इसीलिए आपने जंगल से लौट कर भी कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो शीर्षक है जंगल से लौट कर, जी, शायद ये सारांश उसका है, सारांश है। और बहुत थोड़े शब्दों में जितना कहा गया है, उससे बहुत ज्यादा अनकहा है इसके अंदर। चलिए सर, एक गया से रांची आने की वजह क्या रही, थोड़ा सा अगर इस पर आप रोशनी डाल दें। गया से रांची आना संयोग भी कह सकते हैं, व्यवस्था भी कह सकते हैं। दरअसल मेरी ससुराल है रांची में, हैं तो ये लोग आरा की तरफ के, लेकिन हमसे पहले से कई वर्षों से मेरी मिसेज जो है अपने दादाजी के समय से यहाँ उनका संबंध है। तो मेरी ससुराल यहाँ होने की वजह से मैंने यहाँ पर ससुराली हो गए, ससुराली तो नहीं हुए, यहाँ पर एक जमीन हमने खरीद ली, है ना। जमीन खरीद ली कि कभी ऐसा होगा तो वहाँ मकान बना के रहेंगे। और नौकरी छोड़ने के बाद कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए गया में, मैंने आपको मालूम है स्कूल शुरू किया था, उसी का एक ब्रांच के रूप में यहाँ मैंने स्कूल शुरू की। स्कूल यहाँ लोगों ने, जिस इलाके में मैंने स्कूल प्रारंभ किया था, वहाँ स्कूल कम थे और मकान ज़्यादा बन रहे थे। खास करके जब झारखंड अलग बना, उसके बाद विद्यानगर नाम की जगह है, वहाँ बहुत लोग बसना शुरू किए, काफ़ी ज़मीन खरीद करके मकान बनने लगे। तो वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल की आवश्यकता मुझे महसूस हुई, तो मैंने एक विद्यालय का शुरुआत कर दी और स्कूल चल निकला। तो अब ये कहेंगे चल निकला तो मैं यहीं का होके रह गया। हाँ, तो यानी यहाँ पे रोजी रोटी के लिए मैं यहाँ हूँ, स्पष्ट भाषा में। चलिए, लेकिन अच्छी तरह से हैं, सम्मानित हैं, सम्मान है आपका रांची में भी बहुत। सर, आखिरी सवाल कि एक अध्यापक, एक कवि, एक लेखक या एक समाज का बुद्धिजीवी व्यक्ति किस तरह से समाज को देखते हैं आप? क्या संदेश देंगे कि
कैसे समाज को रहना चाहिए, कैसे लोगों का ये जो जीवन है बहुत कीमती है बहुत, और हम जो समय बिता रहे हैं इसको किस तरह बिताएं, जीने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आप क्या संदेश होगा? समाज में एक ही संदेश जाना चाहिए, आपसी भाईचारा और प्रेम से रहने का। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं माहौल, पूरी तरह से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। सांप्रदायिक रंग जो दिए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है अपने देश के लिए। तो भाईचारा और अपनापन से बड़ा कोई रास्ता नहीं है समाज में रहने के लिए खुशी खुशी। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कवियों लेखकों को है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी कवियों लेखकों से ज्यादा राजनेताओं की है। हाँ, जिनके ऊपर देश चलाने की जिम्मेवारी है, जो देश चलाते हैं, और वही अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने दल के फायदे के लिए हम लोगों को बांटते रहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तारपूर्वक बताई, बहुत अच्छा लगा। गया से रांची में आपसे मिलने आया, और आप शेर घाटी से आके इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, यह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमन्ना थी सर बहुत दिन से जी कि आपका इंटरव्यू करें। हाँ, काफी दिनों के बाद मुलाकात भी हो रही है आपसे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। व्यूअर्स, ये थे परवीन परिमल जी, मशहूर कवि, और हम रांची में इनके आवास पे इनसे बातचीत कर रहे थे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।